गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाला पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों में जनन के बारे में आपको समझाया था। आज इसी चैप्टर का पार्ट 2 आपको प्रेषित कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको समझाया था लाइफ स्पान क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, कुछ प्रमुख जंतु और पौधे जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं उनके जीवन काल को समझाया था कि किसका जीवन काल कितना होता है और जीवन काल है क्या। जीवन काल में आपको बताया था कि जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या समय को हम उस जीव का जीवन काल कहते हैं। उसके बाद फिर जनन के बारे में बताया था, जनन की विधियां कौन सी होती हैं और उन विधियों में आपको हमने जनन की 2 प्रमुख विधियां बताई थी। अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के बारे में आपको बताया था कि इस प्रकार की जनन क्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है और इस विधि द्वारा बनी हुई संततियां अपने जनक के समान होती हैं और इन समान संततियों को हम क्लोन के नाम से जानते हैं। फिर बताया था लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बताया था कि इस प्रकार के जनन के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार के जननांग होते हैं। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की 2 अगुणित कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। बताया था कि नर और मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक नर से और मादा युग्मक मादा भाग से बनता है। फिर नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जायगोट या युग्मनज बनता है और इसी युग्मनज से नई संतति का विकास होता है। और ये भी बताया था कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी हुई संतति अपने माता पिता से भिन्नता रखती है, जबकि अलैंगिक जनन में बनी हुई संतति अपने जनक यानी माता पिता के समान होती है और अलैंगिक जनन के द्वारा बनी हुई संतति को हम क्लोन कहते हैं। फिर अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में आपको समझाया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमुख रूप से किन विधियों द्वारा होता है, उन विधियों को हमने आपको विस्तृत रूप से समझाया था और बताया था कि अलैंगिक जनन बाइनरी फिजन द्वारा, स्पोरुलेशन द्वारा, बडिंग द्वारा, जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन से और रीजनरेशन द्वारा होता है। इन अलैंगिक जनन की सभी विधियों को हमने एक एक करके उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया था। आशा है पार्ट 1 में जो भी बातें हमने समझाई हैं इस चैप्टर के अंतर्गत उन बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और समझ लिया होगा। आज इसी जीवों में जनन चैप्टर के अंतर्गत इसी चैप्टर का पार्ट 2 आपको प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हम अब इस चैप्टर में आगे जो भी बताया गया है, जो भी पाठ्यक्रम में है, उसे समझाने का प्रयास करेंगे। आता है आगे पौधों में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। कायिक जनन एक प्रकार से अलैंगिक जनन ही है और कायिक जनन प्रजनन की अथवा नए पौधों के निर्माण की विधि है। पौधों से बीजों के अतिरिक्त मात्र पौधे के किसी भी वृद्धि
या कायिक अंगों द्वारा प्रजनन या पुनरुद्भवन की क्रिया को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अगर हम कायिक जनन को परिभाषित करना चाहें तो मात्र या जनक पौधे के कायिक अंगों या वर्धी अंगों द्वारा नए संतति पौधों का पुनर्जनन या पुनर्निर्माण कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल 2 प्रकार से होता है। एक प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब पहला आता है प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। तो इस क्रिया के अंतर्गत पादप का रूपांतरित भाग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा निर्मित कर लेता है। प्रकृति में यह क्रिया सामान्य रूप से देखने को मिलती है। प्राकृतिक कायिक जनन प्रक्रिया में पौधे के सभी भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती या फिर कलिकाएं भाग लेती हैं। इस प्रकार का प्रजनन विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियों में होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत पौधों के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या कलिकाएं इस प्रकार से रूपांतरित होते हैं ताकि वे अंकुरित होकर नया पौधा निर्मित कर सकें। कायिक प्रवर्धन भी कई विधियों से होता है। प्राकृतिक कायिक जनन का अर्थ होता है कि यह जनन प्राकृतिक रूप से होता है, इसे हमें कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई भी अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे का कायिक भाग जड़, तना, पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यह क्रिया प्राकृतिक रूप से होती है। जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। अब हम इस प्राकृतिक कायिक जनन की एक एक विधि को डिटेल में समझेंगे। तो पहला होता है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। तनों के अंतर्गत भूमिगत तनों से भी कायिक जनन होता है। भूमिगत तना क्या है? तने का मुख्य भाग अथवा कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। उन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा यह नया पौधा विकसित करता है, अथवा फिर शाखाएं निकलती हैं जो मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती हैं। जैसे पहला है कंद या ट्यूबर। आलू के कंद पर आइज या आँख मिलती हैं, जिसमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं और यही कक्षस्थ कलिकाएं अनुकूल समय में अंकुरित होकर नए पौधे का विकास कर लेती हैं। आपने स्क्रीन पर पोटैटो आलू को देख रहे हैं। आलू एक प्रकार का तना होता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ज़मीन के अंदर है तो यह जड़ होगा, लेकिन आलू जो है भूमिगत तना है
अंडरग्राउंड स्टेम है, रूपांतरित तना होता है। आलू भूमिगत तने का ही रूपांतरण होता है जो खाद्य संचय के कारण गोल और मांसल हो जाता है। आलू पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इन्हीं गड्ढों को हम आइज के नाम से जानते हैं। इन्हीं आइज के द्वारा अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे का विकास हो जाता है। दूसरा आता है प्रकंद, जिसे हम राइजोम कहते हैं। राइजोम भी भूमिगत तने का ही रूपांतरण है। यह भूमिगत तना मृदा के अंदर समानांतर अथवा क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। इस पर पर्व संधियाँ या पर्व मिलते हैं और पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं, जिनमें कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे का विकास होता है, जैसे कि अदरक अथवा हल्दी इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल हैं। आप सभी इनसे परिचित हैं। ये खाद्य पदार्थों का संचय करने वाले भूमिगत तने होते हैं। इनमें छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे का विकास कर देती हैं। प्रकंद के बाद फिर आता घनकंद या कॉर्म। ये भी भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इस पर कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे जमीकंद अथवा अरबी, केसर, बंडा आदि घनकंद के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। दूसरा घनकंद के बाद सल्ककंद या बल्ब। आप सभी परिचित हैं। लहसुन एलियम सटाइवम, प्याज एलियम सीपा, ये खाद्य पदार्थ सल्क पत्रों में एकत्रित रखते हैं, जिसके कारण इनका तना संघनित होता है। सल्क पत्रों से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में यह सल्ककंद में विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये भी तने का रूपांतरण है, जहाँ पर तना अत्यंत छोटा हो जाता है और इस तने के चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन का संचय करके रसीले और गूदेदार हो जाते हैं और इन्हीं सल्क पत्रों से फिर कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं जो कि नए पौधे को जन्म देती हैं। दूसरा पार्ट आता है अर्धवायवीय तना, जिसे हम सब एरियल स्टेम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के कायिक जनन में विसर्पी यानी अर्धवायवी तना कई प्रकार का होता, भी आप एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें पर्वसंधियाँ होती हैं और पर्वसंधि से जड़ें और प्ररोह शाखाएं निकलती हैं और नए पौधे का विकास कर देती हैं। पहला आता है ऊपर भूस्तारी या रनर। यह तना विसर्पी होता है और मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें निकलती हैं, प्ररोह निकलता है जो वृद्धि करके नया पौधा बना लेता है। जैसे कि आप दूब घास में देखा होगा, घास बड़ी जल्दी मैदान में फैलती है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से कायिक जनन होता है और नया पौधा विकसित करते हुए पूरे मैदान को, पूरी जगह को भर देते हैं। खट्टी बूटी यानी ऑक्जेलिस और सेंटेला, शकरकंद, ये सभी ऊपरी भूस्तारी यानी रनर तने के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। दूसरा आता है भूस्तारी। इसमें प्रत्येक पर्वसंध से जड़ें या वायवी भाग निकलते हैं। जब भूस्तारी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है
तो प्रत्येक वायवी भाग से नया पौधा बन जाता है। जैसे केला और स्ट्रॉबेरी में स्टोलन से नए पौधे बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसका डायग्राम स्ट्रॉबेरी का बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी का पौधा किस तरह से एक पौधे से दूसरा पौधा बना लेता है। तीसरा आता है भूस्तारिका यानी ऑफसेट। जलोद्भिद पौधे आप देखे होंगे जो जल में पाए जाते हैं, जैसे कि जलकुंभी, वाटर हायसिंथ यानी पिस्टिया। जलकुंभी आगे पढ़ेंगे आप, किसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये जिस भी पानी में होते हैं वहाँ पर पूरा पानी सोख लेते हैं, इसलिए इसको समुद्र सोख के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर रहने वाले जलीय जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते हैं, इसीलिए इसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। तो इन जलोद्भिद पौधों की पर्वसंधियाँ जो कि जल में निमग्न होती हैं, डूबी हुई होती हैं, प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का एक समूह निकलता है जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है, और ये जड़ों युक्त गुच्छा मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बना लेता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं पिस्टिया और आइकोनिया दोनों बने हुए हैं, जिसमें मात्र पौधे से अलग होकर एक नया पौधा विकसित हो जाता है। चौथा आता है अंतःभूस्तारी या सकर। इस मुख्य तना मृदा के भीतर क्षैतिज रूप में बढ़ता है। क्षैतिज तने की प्रत्येक पर्वसंधि से नया पौधा बनकर मृदा से बाहर निकल आता है। जैसे पुदीना, मिंट और गुलदाउदी आदि में सकर से यानी अंतःभूस्तारी तने से नए पौधे का विकास होता है। कुछ पौधों में जड़ें भी नए पौधे का विकास करती हैं। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे कि शकरकंद और सतावर में आप देख सकते हैं कि इनकी जड़ें नए पौधे को विकसित कर देती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों पे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और यही अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, मगर सामान्य रूप से पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन बहुत कम ही मिलता है। जैसे कि ब्रायोफिलम, जिसे हम अजूबा के नाम से जानते हैं, कैलेंचो में पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती हैं और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाएं आगे चलकर छोटे छोटे पौधों के रूप में विकसित हो जाती हैं। लास्ट में आता है बल्बिल्स के द्वारा। बल्बिल, जिन्हें हम पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं, ये भी कायिक जनन करने में सक्षम होती हैं। ये प्रकलिकाएं कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कई सारे पौधे, जैसे कि घीक्वार जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, अगेओ, प्याज, इनमें बल्बिल्स के द्वारा नए पौधे का विकास होता है। प्रकल्पाएं वाली बल्बिल्स मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं और अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार से हमने आज प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में समझा कि प्राकृतिक कायिक जनन किस प्रकार से होता है और इसके द्वारा नए पौधे का विकास हो जाता है। आशा है आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, समझ लिया होगा कि किस प्रकार से पौधों में कायिक जनन होता है।
कायिक जनन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में आप समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर के अगले भाग में हम आपको कृत्रिम कायिक जनन के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। कृत्रिम कायिक जनन का अर्थ होता है कि मानव द्वारा पौधों में कृत्रिम विधि से कराया गया प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।